नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्ट स्टडी से जुड़े हमारे चैनल सरस्वती एकेडमी में। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर रियासत से भी 2 दर्जन पुरा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में इस सैंधव सभ्यता को 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य रखा, जबकि मनोरंजन घोष महोदय ने विभिन्न विश्लेषणों के आधार पर सैंधव सभ्यता का उदय 2500 ईस्वी पूर्व से 2400 ईस्वी पूर्व व अंत 1900 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व माना, जो अधिक प्रामाणिक तिथियां हैं। यानी कि जो मनोरंजन घोष ने बताया कि स्टार्टिंग हुई थी इसकी 2500 ईस्वी पूर्व से 2450 ईस्वी पूर्व, वो अंत हुआ था 1900 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व के बीच, तो इसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। सर जॉन मार्शल का जो था कि 3250, उसे कम माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हीलर एवं गार्डन के अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित और प्रभावित है, लेकिन इस कथन की व्यापक आलोचनाएं हुई, क्योंकि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामियन सभ्यता में तिथियों में अनेक भिन्नताएं हैं। यहाँ तक कि सैंधव वासियों की नगर योजना व सार्वजनिक स्वच्छता की व्यवस्था मेसोपोटामियनों से ही नहीं, विश्व में सभी पुरातन सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। फेयर सर्विस के अनुसार, ये फेयर सर्विस या तो कोई संस्था होगी या कोई विद्वान होंगे, तो उनके अनुसार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बलूचिस्तान में विकसित होने वाली बलूचिस्तानी संस्कृति पर भारतीयकरण देखा जा सकता है। सिंध में अमरी और कोटदीजी एवं बलूचिस्तान में नाल एवं कुल्ली में कालीबग्गा की भांति सैंधव सभ्यता के स्तरों से नीचे पूर्वकालिक संस्कृति के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन अवशेषों में मृदभांड उल्लेखनीय है। तो जो सिंध में अमरी और कोटदीजी हैं और बलूचिस्तान में नाल और कुल्ली हैं, वहाँ भी सैंधव सभ्यता की भांति पुरानी संस्कृति के अवशेष प्रकाश में आए, जिनमें कि मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन उल्लेखनीय है। श्री अमलानंद घोष के अनुसार कालीबग्गा में उत्खनित प्राक हड़प्पीय सोथी संस्कृति को ही सैंधव सभ्यता का आधार माना जा सकता है। लोथल से उत्खनित गाय एवं घोड़े की मृण मूर्तियाँ तथा सुरकोटदा कच्छ यानी कि गुजरात में सुरकोटदा से उपलब्ध घोड़े की हड्डियों आदि सामग्रियों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता के निर्माता भारतीय मूल के लोग ही थे। वास्तुकला के अत्यंत नियोजित रूप का दर्शन हमें सैंधव सभ्यता के 2 केंद्रों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में होता है। इन नगरों में पाकशाला यानी कि भोजन कक्ष, स्नान कक्ष, नालियों की व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी के लिए कुएं की व्यवस्था के साथ ही सार्वजनिक स्नानागार और नगर की सड़कें आदि उनकी उत्कृष्ट अभिरुचि और नगर निर्माण ज्ञान की ओर संकेत करती हैं। तो उस काल में भी, आज से करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व भी, उनकी जो नगर की प्रणाली थी, नगर व्यवस्था थी, बहुत उत्कृष्ट कोटि की थी। सैंधव सभ्यता के लोग दुर्ग विधान से भी प्रेरित थे। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सैंधव लोग दुर्ग विधान से युक्त किलेबंद नगरों में निवास करते थे। हड़प्पा में एक 25 फुट चौड़ा वप्र कटी हुई मिट्टी की दीवार, जिस पर ईंटों की दीवार खड़ी की जाती थी, मिला था। अब ये वप्र या तो किला होगा या किले का कोई मतलब बीच में बना हुआ मतलब गुंबद टाइप का कुछ होगा, ये मिला है हड़प्पा में। अच्छा, वप्र मिला है। इसी दीवार पर प्राचीर के साथ साथ बुर्ज, मतलब ऊंचा ऊपर को खंबा टाइप का, ऐसे ही एक बुर्ज के अवशेष मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मुख्य दिशाओं में ऊंचे द्वार थे। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में ही मुख्य दिशाओं यानी कि 4 दिशाएं जो होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं पर ऊंचे ऊंचे द्वार थे। हड़प्पा नगर की रक्षा प्राचीर के दक्षिणी सिरे पर दुर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी।
मोहनजोदड़ो में एक दुर्ग टीले के ऊपर बनाया गया मोहनजोदड़ो में एक दुर्ग टीले के ऊपर बनाया गया था। यह टीला कच्ची ईंटों और मिट्टी से निर्मित था। कच्ची ईंटों और मिट्टी से निर्मित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल आदि नगरों के अवशेष इस सभ्यता के वैभवपूर्ण नागरिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। दुर्ग और निचला नगर क्षेत्र प्रायः एक समान सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। मतलब दुर्ग ऊंची जगह पे और बाकी नीचे नगर क्षेत्र, जैसा कि भारत के और भी राज्यों में देखा जाता है, ये सिंधु सभ्यता में लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए नालों की व्यवस्था भी की गई थी। दीवार की चुनाई में मिट्टी, चूने व जिप्सम प्लास्टर या गारे का उपयोग किया जाता था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग बना जाता था। हड़प्पा के घरों में मोहनजोदड़ो की भांति कुएं प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए बड़े कुओं का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा के कुओं में ईंटों की जुड़ाई बड़ी सफाई से की गई है। यहाँ से प्राप्त होने वाले संरचनात्मक भवनों के अवशेषों के कुछ चबूतरों और धान्यागारों का उल्लेख किया जा सकता है। व्हीलर के विचार में इनका प्रयोग अन्न कूटने के लिए होता था। बाकी मैंने ऊपर कुछ शॉर्ट नोट भी डाले हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण, हिरन के सींग इत्यादि चिराद पटना से प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल की जानकारी थी कि नवपाषाण काल के हड्डियों के उपकरण जो है चिराद पटना से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो अवशेषों विशाल जलकुंड उल्लेखनीय है, जिसका आकार, इसके आकार फुट में कुछ डाउट है, तो मैं आपको मीटर में बता देता हूँ। तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था, इसका आकार जो मीटर में है वो है 11.28 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये इसकी जो है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं। इस जलकुंड में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं, जो कि पक्की ईंटों से निर्मित हैं। इस जलकुंड में जाने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि पक्की ईंटों से बनाई गई थी। बाकी चीज़ें चुनाई में प्रयुक्त होने वाली पिछली सामग्रियों की भांति ही होती थी। इस स्नानागार के 3 ओर बरामदे बने हैं। पीछे की ओर कई कोठे बने हुए हैं। संभवतः स्नान के बाद वस्त्र परिवर्तन के लिए लोग यहाँ जाते होंगे। इसका अर्थ है कि स्नानागार के मतलब साइड में कमरे भी बने हुए थे, ताकि नहाने के बाद लोग वहाँ पर चेंज कर सकें। संभवतः स्नान के बाद कच्छ की खाड़ी, यानी कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी है जो, पर खादिर द्वीप के मध्य धौलावीरा श्वेतकूप नामक पुरातात्विक स्थल के से संभवतः विश्व के सबसे बड़े जलाशय के अवशेष हाल ही में प्रकाश में आए हैं। तो अभी कुछ समय पूर्व खादिर द्वीप में एक सबसे बड़े जलाशय के अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिसका कि प्रकाशन इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में किया गया था। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वर्तमान में भी जो वो आते हैं, जबकि ये 1998 में प्रकाश में आ गया था ये बात, लेकिन बुक्स अपडेट नहीं हुई हैं। तो बुक्स में शायद अपडेट किसी वजह से नहीं हुआ होगा, या हो सकता है वो कुआं, वो जो जलाशय मिला है किसी और सभ्यता का हो। तो अभी भी सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का ही माना गया है, अभी की बुक्स में भी। ओके, 5000 वर्ष पुराने इस जलाशय तक जाने वाली 2 सीढ़ियाँ सुरक्षित अवस्था में मिली थी। ऋग्वेद और पुराणों में नगर योजना संबंधी जिन अवधारणाओं को विकसित किया गया है, वह सब इस सभ्यता के में उपलब्ध होता है। यहाँ से 22,000 से अधिक मोहरें, यानी कि सील, ठप्पा मारने वाली मोहरें, मृण मूर्तियाँ, स्टेटाइट, प्रकाश स्तंभ, अत्यंत छोटे आकार के स्वर्णमन के प्राप्त हुए हैं।
मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा की भांति अनाज भंडारण के लिए कोष्ठागार अथवा कोठार बना हुआ था। यह धान्यागार पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें अन्न भंडारण के लिए 27 कोठे बने हुए हैं। वेरी गुड। मोहनजोदड़ो के विशालतम भवनों में 230 गुणा 78 फुट क्षेत्र में विकसित भवन है। यह अन्नागार राजप्रासाद जैसा प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो के अत्यंत उल्लेखनीय भग्नावशेषों में सभा भवन की गणना की जा सकती है, जो लगभग 90 फुट लंबा और 90 फुट चौड़ा यानी कि वर्गाकार भवन है। इसमें 20 स्तंभों के अवशेष मिले हैं जो 4 पंक्तियों में था। यानी कि मोहनजोदड़ो का जो वो है अन्नागार, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी नगर के अन्नागार से विशालतम है, 90 फुट लंबा, यानी कि बहुत बड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा। अब आते हैं हम राजस्थान में स्थित कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस स्थल से एक विशाल और समान नगर योजना वाले शहर के अवशेष प्रकाश में आए हैं। यानी कि कालीबंगा में भी एक शहर अस्तित्व में था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। 1953 ईस्वी में श्री अमलानंद घोष ने पुरानी बीकानेर रियासत के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की खोज की। उनमें कालीबंगा भी एक था। तो ध्यान रहे, कालीबंगा की खोज किसने की? क्वेश्चन पे ध्यान दें, खोज किसने की? खुदाई की बात नहीं हो रही अभी, तो वो आएगा अमलानंद घोष ने। और अगर आएगा वहाँ पे उत्खनन किसने करवाया? देखो, खोज और उत्खनन दोनों अलग चीज़ें हैं, इसमें हम डाउट कर जाते हैं। जब उत्खनन की बात आएगी तो वो सभी को पता ही है, 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर। 1961 ईस्वी में श्री बीबी लाल और बीके थापर ने सर्वप्रथम यहाँ कालीबंगा में उत्खनन करवाया। यह उत्खनन इनके द्वारा पुरातत्व विद्यार्थियों के प्रशिक्षणार्थ करवाया गया, जिसमें कई वस्तुएं प्राप्त हुई। यहाँ खुदाई में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। दोनों ही टीले सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। पश्चिम की ओर लगे टीलों से प्राग हड़प्पन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कालीबंगा आवास गृहों एवं रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि आवास गृह एवं रक्षा प्राचीरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कालीबंगा में हुआ है। और क्या हो सकता है? खुदाई किसने करवाई? आपको पता ही है। उत्खनन किसने करवाया? 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर। इससे रिलेटेड मेन पॉइंट इतने ही हैं। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा में भी मोहनजोदड़ो की भांति 1 से अधिक मंजिलों के मकान बनते थे। भवनों के अवशेषों के अतिरिक्त कालीबंगा से कच्ची ईंटों के ऐसे चबूतरे प्राप्त हुए हैं जिनमें कुओं, अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। प्राग हड़प्पा कालीन कालीबंगा की उल्लेखनीय उपलब्धि कृषि कर्म से संबंधित है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार यहाँ से प्राप्त होने वाले जुते हुए खेत के प्रमाण विश्व कृषि कर्म संबंधी प्राप्त प्रमाणों का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा से प्राप्त होने वाली अन्य मूल्यवान वस्तुओं में अगेट, स्टेटाइट से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरण। अब देखिए कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हो गए हैं। ज़्यादातर अगेट, स्टेटाइट से निर्मित हैं। मनके, पक्की मिट्टी से बनी खिलौनों की गाड़ी के पहिए, घड़े और बैल की प्रतिमा, सिलबट्टे और तांबे की कुल्हाड़ी और फल काटने के औजार प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से काले व सफ़ेद रंगों से युक्त विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम के पास स्थित हड़प्पा सभ्यता का ही यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लोथल की ख्याति एक ताम्रयुगीन बंदरगाह के रूप में रही है। यह पश्चिम एशिया के साथ जलमार्ग द्वारा आवागमन का एक प्रमुख द्वार था। जो वो था लोथल, वो एक बंदरगाह था और यह पश्चिम एशिया के साथ कनेक्टिविटी का एक प्रमुख द्वार था। लोथल बंदरगाह इसी बात का सबूत है कि
सैंधव लोग पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक मार्ग द्वारा जुड़े हुए थे। समुद्री जहाज़ों द्वारा प्रयोग होने वाली गोदी यानी कि डॉकयार्ड के मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि इसका आकार विषमभुज वर्ग के समान था। तो जो वहाँ का डॉकयार्ड था उसका आकार कैसा था? विषमभुज वर्ग के समान। ओके। जो लोथल बंदरगाह की पूर्व पश्चिम की लंबाई 710 फीट, उत्तर 124 फीट और दक्षिण में 116 फीट थी। लोथल नगर 2 मील के घेरे में बसा हुआ था। यहाँ का उत्खनन कार्य श्री S.R. राव ने 1958 से 59 ईस्वी में कराया था। लोथल की नगर योजना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति ही थी। लोथल नगर को सड़कों के द्वारा अनेक खंडों में विभक्त कर दिया गया था और लोथल की बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से निर्मित एक विशाल चबूतरे के ऊपर किया गया था। लोथल में भी भंडार गृह, स्नानागार, शौचालय, नालियों की व्यवस्था और अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त होने वाले उपकरण यथा बर्तन, आभूषण आदि यहाँ से ही प्राप्त हुए। अब आता है सैंधव मोहरें और चित्रलिपि। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो 15 मिनट से ऊपर हो चुका है, इसलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।